आज जिस चैप्टर का बात करते हैं उसका नाम है इवोल्यूशन। क्या नाम है? इवोल्यूशन। आसान सा चैप्टर है, पता नहीं बच्चों को क्यों डर लगता है। इवोल्यूशन में हम बात करते हैं बेटा, एक सेकेंड, इवोल्यूशन में हम जरा सा बात कर लें आप लोगों से। इवोल्यूशन चैप्टर में हम सबसे पहले बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी की। बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स का, उसके बाद बात करेंगे ऑरिजिन ऑफ अर्थ का, और उसके बाद फर्स्ट लाइफ को फॉर्म करेंगे, ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन से। और बाद में हम सीखेंगे कि उसके बाद जो लाइफ आया, उसके बाद लाइफ का कैसे इवोल्यूशन हुआ उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बिग बैंग थ्योरी। देने वाले वैज्ञानिक का नाम था एबे लेमात्रे। क्या नाम था बाबू? एबे लेमात्रे। एबे लेमात्रे, ये नाम था साइंटिस्ट का, पहले ये याद कीजिए, एबे लेमात्रे। इनके अनुसार क्या था कि अर्थ जो पहले जो अर्थ था, जो प्रिमिटिव जो यूनिवर्स था बेटा, वो रेड हॉट बॉल की तरह था। कैसे था? ये प्रिमिटिव यूनिवर्स जो था, प्रिमिटिव यूनिवर्स जो था, यूनिवर्स वो रेड हॉट बॉल था। कैसा था? रेड हॉट बॉल, और कुछ नहीं। तो याद रखिएगा, प्रिमिटिव यूनिवर्स कैसा था बेटा? रेड हॉट बॉल था। ये रेड हॉट बॉल था। अचानक से इस रेड हॉट बॉल में क्या होता है? एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। क्या होता है? थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। इसमें होता है थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। इसमें होता है बेटा थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। इतना बड़ा ये एक्सप्लोजन था, इतना बड़ा एक्सप्लोजन था कि इसको फिजिकल टर्म में बता पाना बहुत मुश्किल था, ठीक है। इसके वजह से इतना बड़ा एक्सप्लोजन था, इस वजह से पूरा यूनिवर्स, मतलब इस रेड हॉट बॉल के अंदर जो भी मटेरियल था वो फैलने लगा, ठीक है। और गैसेस बन गए, गैसेस के क्लाउड्स बन गए। क्या बन गए बेटा? गैसेस के आसमान में क्लाउड्स बन गए, बहुत सारे गैस के क्लाउड्स बन गए, बहुत सारे गैस के क्लाउड्स बन गए, खासकर हाइड्रोजन एंड हीलियम के क्लाउड्स बन गए। हाइड्रोजन और हीलियम के क्या बन गए? गैसियस क्लाउड्स बन गए। क्या बन गए? गैसियस। ये सब गैसियस क्लाउड्स है। और यूनिवर्स क्या कर रहा है बेटा? यूनिवर्स आफ्टर एक्सप्लोजन क्या कर रहा है? आफ्टर एक्सप्लोजन, आफ्टर एक्सप्लोजन, आफ्टर एक्सप्लोजन यूनिवर्स क्या कर रहा है बेटा? यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है। और कोई भी चीज़ यदि बेटा फैलेगा तो उसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा? टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? डाउन होता जा रहा है। क्यों होते जा रहा है? क्योंकि यूनिवर्स क्या कर रहा है? यूनिवर्स फैल रहा है, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है। तो जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड करता है उसका टेम्परेचर क्या होता जाता है? डाउन होता जाता है, ठीक है। जब टेम्परेचर डाउन होने लगा तो ये जो गैसेस इसमें बने थे ये आपस में फ्यूज होने लगे, और यही गैस फ्यूज होके, ये जो गैस क्लाउड्स हैं ये आपस में फ्यूज होके प्लैनेट्स और स्टार्स का निर्माण किए। क्या किए? दीज गैसेस फ्यूज, ये फ्यूज किए एंड फॉर्म, क्या बनाए बेटे? एंड फॉर्म स्टार्स एंड प्लैनेट, स्टार्स एंड प्लैनेट का निर्माण किए। आ गया समझ में? तो फिर से सुनिए, इवोल्यूशन जो चैप्टर है इसमें बहुत चीज़ पढ़ना है, मगर पहले सीखना है ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब दो बातें हम आपको बता दें, अब दो बातें बता दें कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन, यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन हुआ वो 20 बिलियन ईयर्स एगो हुआ, 20 बिलियन ईयर्स एगो। और अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ, अर्थ का यदि आप फॉर्मेशन देखिएगा तो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ये दोनों डाटा को आपको रट लेना है, ये दोनों डाटा को आपको क्या करना है बेटे? अच्छे से मेमोराइज कर लेना है।
आ गया समझ में? ये दोनों डाटा को क्या कर लेना है बेटा? मेमोराइज कर लेना है। क्लियर? अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है? समझ में आ गया? तो यूनिवर्स का फॉर्मेशन 20 बिलियन ईयर्स को और अर्थ का फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर्स को। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। अब यदि हम बात करें बेटे कि हमारा जो यूनिवर्स आपको दिखता है, ये जो यूनिवर्स है, इसमें बहुत सारे बेटे, बहुत सारे क्या हैं? गैलेक्सी हैं। ये गैलेक्सी का निर्माण कैसे हुआ है? हाँ, वही क्लाउड्स मिलके क्या बनाए हैं? गैलेक्सी। तो ये सब क्या है बेटा? ये गैलेक्सी है। ये क्या है? गैलेक्सी। और हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, उस गैलेक्सी का नाम है, क्या नाम है? मिल्की वे। तो एक गैलेक्सी, हम ये सब क्या है? ये सब बेटा गैलेक्सी हैं। क्या है? ये सब गैलेक्सी हैं। क्या है? गैलेक्सी हैं। और एक गैलेक्सी में, GALAXY में, एक गैलेक्सी में मैनी क्या होते हैं? मैनी सोलर सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं? मैनी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। एक गैलेक्सी में एक से ज्यादा सोलर सिस्टम होते हैं। और हम जिस सोलर गैलेक्सी के पार्ट हैं, जैसे ये गैलेक्सी, एक गैलेक्सी को दिखा रहे बेटा, एक गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम है। देखो बहुत सारे क्या है? सोलर सिस्टम है। और हम ये सोलर सिस्टम, और हम किसी एक सोलर सिस्टम के एक प्लैनेट पर रहते हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो गैलेक्सी है, तो यूनिवर्स में तो ये पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में हजारों गैलेक्सी हैं। हम किस गैलेक्सी के पार्ट हैं? हम मिल्की वे गैलेक्सी के पार्ट है। उसमें हजारों क्या है बेटे? उसमें हजारों सोलर सिस्टम है। और हजारों सोलर सिस्टम में हम एक पार्टिकुलर सोलर सिस्टम में रहते हैं, जिसमें अर्थ नाम का एक प्लैनेट है। उसमें 9 ग्रह हैं उस सोलर सिस्टम में, और हम उसमें थर्ड नंबर के प्लैनेट अर्थ पर ही रहते हैं और किसी पर नहीं रहते। यह बात क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। यदि हम आपको बात करें बेटा, यदि हम आपसे बात करें कि, ध्यान से सुनिएगा, हम यदि बात करें कि अर्थ किसका पार्ट है, तो अर्थ जो है, अर्थ इज ए पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी, GALAXY। अर्थ मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। दूसरी बात, स्टार्स के बीच की दूरी या प्लैनेट्स की बीच की दूरी को किलोमीटर में नहीं नापा जा सकता। उनको नापने के लिए स्टीलर डिस्टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है? स्टीलर डिस्टेंस में उनकी दूरी को नापते हैं। ठीक है? स्टीलर डिस्टेंस में तो उनको मतलब ऐसे समझो कि गैलेक्सीज के, मतलब स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच की दूरी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? स्टीलर डिस्टेंस। और उसको नापते किस में है? लाइट ईयर में। ऐसे शब्द अच्छा रहेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन, क्या बेटा? डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार, प्लैनेट्स एंड स्टार्स, प्लैनेट्स और स्टार्स आर नोन एज, इसको किस नाम से जानते हैं? आर नोन एज स्टीलर डिस्टेंस। स्टीलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स और स्टार्स को किस में नापते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? स्टीलर डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? स्टीलर। और इसको मेजर किस में करते हैं? स्टीलर डिस्टेंस को किस में नापते हैं बेटा? इसको नापते हैं लाइट ईयर में। किस में नापते हैं बेटा? लाइट ईयर। तो स्टीलर डिस्टेंस को लाइट ईयर में नापा जाता है। अब सवाल है कि लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर है बेटा, लाइट ईयर की बात करें तो लाइट ईयर क्या है? तो लाइट ईयर है लाइट के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी इन वैक्यूम। तो क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल बाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in 1 year
इन वैक्यूम। तो लाइट जो एक ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ये सारा बात इवोल्यूशन का? ठीक। अब मेरी बात समझिए, ये सब क्लियर? यहां तक क्लियर? तो फिर से सुन लेते हैं थोड़ा सा कहानी। हम पढ़ने चले हैं इवोल्यूशन। क्या पढ़ने चले हैं? इवोल्यूशन। हमने सबसे पहले देखा बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग को देने वाले एबे ले मात्रे थे। इनके अनुसार अर्थ जो था वो प्रिमिटिव यूनिवर्स जो था वो रेड हॉट बॉल की तरह था। उसमें बहुत बड़ा थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है जिसको फिजिकल टर्म में बता पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा एक्सप्लोजन हुआ जिस वजह से इसके अंदर का मटेरियल बिखर गया। मतलब आफ्टर एक्सप्लोजन यूनिवर्स एक्सपैंड करने लगा क्योंकि मटेरियल फैल रहा था तो गैस के क्लाउड्स बन गए। क्या बन गए? गैस के बहुत सारे क्लाउड्स बन गए और इस क्लाउड्स में हाइड्रोजन और हीलियम की बहुतायत थी। ठीक है। जैसे जैसे एक्सपेंशन हुआ टेम्परेचर डाउन होता गया, जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड करता गया और ये गैस आपस में कंडेंस हो गए, फ्यूज किए और स्टार्स और प्लैनेट का फॉर्मेशन किए। यूनिवर्स का फॉर्मेशन 20 बिलियन ईयर से को हुआ और धरती का फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर्स होगा। हम बोल रहे हैं कि हमारे यूनिवर्स में, ये यूनिवर्स है, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सी हैं। और हर एक गैलेक्सी में बहुत सारा सोलर सिस्टम है। हम एक पार्टिकुलर देख रहे हैं, ये हमने एक गैलेक्सी को दिखाया है। ये क्या है बेटा? गैलेक्सी। ये एक गैलेक्सी है जिसमें बहुत सारा क्या है? सोलर सिस्टम। किसको दिखाए हैं? सोलर सिस्टम को। समझ में आ रहा है? सोलर सिस्टम। क्लियर? यहां तक क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों से थ्योरी रिलेटेड टू ऑरिजिन ऑफ लाइफ। किसकी बात करते हैं बेटा? थ्योरी रिलेटेड टू ऑरिजिन ऑफ लाइफ की। ठीक है। किसकी बात करते हैं बेटा? थ्योरी रिलेटेड टू ऑरिजिन ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग थ्योरी पढ़ते हैं कि ऑरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। तो थ्योरी रिलेटेड टू ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है। इसमें जो सबसे पहला जो थ्योरी आता है उसको कहते हैं, फर्स्ट थ्योरी जो आता है उसको कहते हैं बेटा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम था, ये प्योरली बाइबल पर बेस्ड था, होली बुक पर बेस्ड था, जो ईसाइयों की होली बुक है, जिसको देने का काम दिया था फादर सुअरेज। क्या बोलते हैं? फादर, क्रिश्चियन में फादर होते हैं ना, फादर सुअरेज। ये किस पर बेस्ड था बेटा? बाइबल पर। होली बुक है ईसाइयों की। हमारे में भी ब्रह्मा को क्रिएटर माना गया है। ठीक है। इसके अनुसार भगवान ने, गॉड ने जो भी लाइफ फॉर्म है उसको एज इट इज बनाया और 6 दिनों में बनाया। ठीक है। ऑल लाइफ फॉर्म्स आर ऑन अर्थ आर फॉर्म्ड एज इट इज बाय सुपर नेचुरल पावर इन 6 डेज। क्या बोल रहे हैं? ऑल लाइफ फॉर्म्स are formed by supernatural power all life forms are formed by supernatural power in 6 days on earth। ठीक है। ऑन अर्थ, धरती पर जो भी लाइफ फॉर्म्स आया वो सुपर नेचुरल पावर के द्वारा 6 दिन में बनाया गया।
इसके अनुसार अर्थ मात्र 4000 साल ईयर्स एगो है, ठीक है। तो एज पर दिस थ्योरी, अर्थ इज 4000 ईयर्स ओल्ड, मात्र 4000 साल पुरानी है। कितनी पुरानी है? 4000 साल। और इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिलता, नो साइंटिफिक एविडेंस। यदि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिलता, इसी वजह से इस थ्योरी को क्या कर दिया गया बेटा? छोड़ दिया गया। इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था, तो नो साइंटिफिक एविडेंस, सो रिजेक्टेड। इसलिए इसको क्या कर दिया गया बेटा? रिजेक्ट कर दिया गया। कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्लियर बात है? आइए, तो ये बेकार की थ्योरी थी। आप ही सोचो ना, धरती मात्र 4000 साल पुरानी है क्या? धरती तो लाखों करोड़ों साल पुरा। डायनासोर का अंडा मिलता है भैया 55,000 करोड़ वर्ष का, मतलब 5000 करोड़ वर्ष का पुराना मिलता है कि नहीं? ठीक है। महाभारत का युग ही 6000 साल वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। तो इसके अनुसार मतलब 6000 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। तो ये तो 4000 मानता है, तो महाभारत कब हुआ बताइए? आप अपने हिसाब से सोच लीजिए। तो ये बेकार की थ्योरी है, फादर सुआरेज की थ्योरी। मगर जो दूसरा थ्योरी है, जो सेकंड जो थ्योरी है बेटा, उस पर बहुत लोग विश्वास भी आज भी करते हैं। जो सेकंड थ्योरी है, सेकंड थ्योरी का नाम है, ध्यान से सुनना, सेकंड थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या इसी को थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस भी कहते हैं। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ए बायोजेनेसिस। और इसको देने वाले भी महान वैज्ञानिक थे। इसको देने वाले भी ये बहुत बड़े बड़े ग्रीक के फिलोसफर थे। ये सारे ग्रीक फिलोसफर ने देखा, ग्रीक के दार्शनिक लोग, जैसे एरिस्टोटल, नाम सुने हो? एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल, थेल्स, हाँ, प्लाटो, समझ रहे हो ना? कितने प्लेटो, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों का नाम आता है इनको देने में। इन लोगों ने, चूंकि ये ग्रीक में थे, तो ये लोग नाइल नदी के किनारे घूम रहे थे। इन्होंने देखा कि नाइल नदी पर जब सन का किरण पड़ा, मतलब रोशनी पड़ता था, तो उसके मड से अचानक से घड़ियाल पैदा, वहाँ घड़ियाल देखते थे। कभी देखते थे कि वहाँ पर क्या उग गया, मेढक आ गया, कभी वहाँ फिश आ गया, ठीक है, कभी स्नेक आ गया। तो इनको लगा कि हो सकता है कि नाइल नदी के रिवर में कुछ ऐसा ताकत हो, उसके मिट्टी से ही क्या बन गए, कभी मछली बन गया, कभी मेढक बन गया, ये सब बन गया। उसी तरह यदि हम पुराने, इनका मानना था कि यदि हम पुराने कपड़ा को कहीं रख देते हैं तो उससे चूहा पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है? चूहा, ठीक है, चूहा पैदा हो जाता है। खाना जहां सड़ रहा होता है वहां मैगट पैदा हो जाता है, वहां पर उससे क्या पैदा हो जाता है? मैगट, मतलब मक्खी पैदा हो जाता है। तो ये सब बकवास थ्योरी थी, मगर आज के डेट में हम समझते हैं, मगर उस समय इनकी थ्योरियों को लोगों ने तवज्जो दी, ठीक है। तो इनका कहना था कि लाइफ स्पॉन्टेनियसली जनरेट करता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से। तो इनके अनुसार क्या था बेटा? लाइफ ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स से लाइफ आता है, और वो भी कैसे आता है? स्पॉन्टेनियसली, सडनली। नॉन लिविंग थिंग्स स्पॉन्टेनियसली, सडनली। आ गया समझ में?
दूसरा बात जैसे क्रोकोडाइल्स, फिश, स्नेक, ठीक है, स्नेक ऑफ नाइल रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम, तो क्रोकोडाइल, जैसे क्रोकोडाइल फिश, fishes, snake of Nile River originate from mud of Nile River when sunlight fall on it, तो जब सनलाइट उस पर गिरा तो वो मड क्या हो गया, गर्म हो गया, और उससे क्या पैदा हो गए, क्रोकोडाइल, फिश और स्नेक पैदा हो गए। ये बकवास थ्योरी था मगर बहुत दिनों तक चला। तीसरा जो थ्योरी आता है बेटे, जो थर्ड थ्योरी आता है, उसको हम बोलते हैं, जो थर्ड थ्योरी हम लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना, जो थर्ड थ्योरी हम बोल रहे हैं वो भी थ्योरी को लोगों ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी थी, बहुत ज़्यादा, और आज भी लोग इस पर रिसर्च करते हैं, ठीक है, आज भी। थर्ड थ्योरी, अच्छा थर्ड थ्योरी, तो ये कौन सा थ्योरी था बेटा, पहला थ्योरी कौन था, पहला थ्योरी था स्पेशल क्रिएशन, दूसरा कौन था, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, तीसरा जो थ्योरी था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इसको हार्वे एंड हक्सले ने दिया था। किसने, हार्वे एंड हक्सले, इन्होंने कहा कि हमको ये तो नहीं पता कि पहला लाइफ कैसे आया, मगर ये पता है कि पहला लाइफ जैसे भी आया हो मगर बाकी का लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आया है। लाइफ ऑरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ हमेशा ऑरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। आ रहा है समझ में? और इस बात, और इनके सपोर्ट में, इनको सपोर्ट करने के लिए एक वैज्ञानिक भी आए। आपको पता है, इनको सपोर्ट करने के लिए बेटा एक वैज्ञानिक भी आए, जिनका नाम था, ध्यान से सुनो, जिनका नाम था पास्चर, लुइस पास्चर। तो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, ध्यान से सुनना, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को बेटा, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को किसने डिस्प्रूव किया, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन। यही बात था, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को डिस्प्रूव किसने किया था, मैनी साइंटिस्ट ने। तो रिजेक्टेड, ये थ्योरी रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड बाय मैनी साइंटिस्ट। बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस थ्योरी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बहुत सारे साइंटिस्टों ने इन थ्योरी को क्या कर दिया बेटा, रिजेक्ट कर दिया। और उनमें एक बड़ा नाम है लुइस पास्चर। ठीक है, लुइस पास्चर ने कैसे किया, तो इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया, किस पर, नाम था उस एक्सपेरिमेंट का हंस की तरह नेक एक्सपेरिमेंट, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। तो स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट से इन्होंने प्रूफ करने का कोशिश किया और प्रूफ कर दिया कि लाइफ जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से नहीं आया। इन्होंने कैसे प्रूफ किया बेटा, ध्यान से सुनो।
इन्होंने क्या किया, ध्यान से, इन्होंने एक ऐसा फ्लास्क लिया और इसके ऊपर इसका जो नेक था वो स्वान के नेक की तरह था, ऐसा था, ठीक है। इसका माउथ ओपन था। इसमें इन्होंने शुगर का सॉल्यूशन रख लिया। किसका सॉल्यूशन रख लिया? शुगर का सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। और किल्ड ईस्ट भी रख लिया, किल्ड ईस्ट, ठीक है। और इसको बहुत दिनों तक छोड़ दिया। जब भी इसको आके देखते थे तो इसमें कोई माइक्रोब्स दिखाई नहीं देता था। अब गुस्सा हो गया कि भैया कुछ तो हुआ नहीं। अचानक एक दिन क्या किया, इसका नेक तोड़ दिए, नेक को तोड़ दिए। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सपेरिमेंट 1, ठीक है। जब इसका नेक को रिमूव कर दिए, नेक को क्या करिए, नेक को रिमूव कर दिए, इस नेक को रिमूव कर दिए और ये बिना नेक का हो गया। ये फ्लास्क कैसा हो गया? नेक का। और वही चीज रखा हुआ है और ये ओपन टू माउथ है, ओपन टू एयर है। अब क्या हुआ बेटा? अब हुआ कि यहां पर ये जो शुगर सॉल्यूशन था इसके ऊपर इनको माइक्रोब्स दिखे। क्या दिखा? इसके ऊपर माइक्रोब्स इनको दिखा, माइक्रोब्स दिखा। यहां पर माइक्रोबियल ग्रोथ दिखा, माइक्रोबियल ग्रोथ इनको मिला, ठीक है। और यहां पर नो माइक्रोब्स, यहां पर नो माइक्रोबियल ग्रोथ। यहां पर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुआ। अब सवाल है यहां क्यों नहीं हुआ? एक्चुअली में क्या था, चूंकि ये नेक बहुत लंबा था तो जो भी हवा जो थी, यहां से जो एयर था, एयर में क्या होता है बेटा? जर्म्स होता है, एयर में जर्म्स। तो यहां भी एयर में जर्म्स था, ठीक है। ये भी एयर ही था, आ रहा है, एयर ही है। तो हवा में जो जर्म्स है, ध्यान से सुनना, हवा में जो जर्म्स है, चूंकि यहां पर आया और यहीं पर ट्रैप होकर रह गया, ये यहां तक पहुंचा ही नहीं पहुंचा, तो ये जो ब्रॉथ था ये माइक्रोब्स फ्री रह गया। मगर यहां पर क्या हुआ, यहां से डायरेक्ट क्या आ गया? माइक्रोब्स आ गया और डायरेक्ट आके ग्रो कर गया। इसका मतलब एयर में पहले से जो जर्म्स हैं उन्हीं से नया माइक्रोब्स बन सकता है, ठीक है। यदि कोई स्ट्राइल इन्वायरमेंट लिया जाए जिसमें पहले से कोई जीव नहीं है तो उससे नया जीव का निर्माण नहीं हो सकता। तो ये थ्योरी कौन सा? बोटल नेक इफेक्ट, मतलब स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट ए बायोजेनेसिस को प्रूव करता है, ए बायोजेनेसिस को काट देता है और हेक्सले के बायोजेनेसिस लॉ को प्रूव कर देता है। क्लियर? आ गया समझ में? इसके बाद जो थ्योरी आया बेटा उसको कहते हैं, चौथा जो थ्योरी है उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया, थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया, या फिर बोलते हैं इसी को कॉस्मोजोइक थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी, ठीक है। इसको भी देने वाले बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक थे बेटा, खासकर रिचर, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, रिचर, ठीक है, रिचर, अर्हिनियस, हेल्महोल्ट्ज, हेल्महोल्ट्ज, और कौन बेटा? अर्हिनियस, अर्हिनियस। ये सारे वैज्ञानिकों ने इन्हों दिया। इनके अनुसार लाइफ जो है वो किसी और प्लैनेट पर पहले ही था, है। और वो लोग क्या किए, प्रोटोप्लाज्म का स्पोर बना के ब्रह्मांड में फेंक दिए, ठीक है। और ये ब्रह्मांड में उड़ते उड़ते हमारे अर्थ पर आके गिरा। अब ऐसा नहीं है कि अर्थ पर, सब प्लैनेट पर गिरा, मगर अर्थ का कंडीशन ऐसा था इसलिए यहां ग्रो कर गए। इसका मतलब लाइफ जो है किसी और प्लैनेट से स्पोर के फॉर्म में आया है, ठीक है। तो स्पोर्स कंटेन प्रोटोप्लाज्म कम फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स। तो इसके अनुसार क्या है बेटा? स्पोर्स कंटेन protoplasm comes from other part of universe, comes from other parts of
यूनिवर्स, दूसरे पार्ट ऑफ यूनिवर्स से आया है, ठीक है, अनदर प्लैनेट से। किस फॉर्म में आया है? PLA, प्लैनेट। प्लैनेट आ गया समझ में? दूसरी बात, फ्रॉम दीज स्पोर्स लाइफ ऑरिजिनेट ऑन, और इसी स्पोर से क्या हो गया? फ्रॉम दीज स्पोर्स लाइफ ऑरिजिनेट फ्रॉम ऑन अर्थ, अर्थ पर लाइफ इन्हीं स्पोर से आया, मतलब ये स्पोर से प्रोटोप्लाज्म निकले और जीव का निर्माण हो गया, मतलब उन्होंने जीव ही पैक कर करके भेजा था, ठीक है, आ गया समझ में? अच्छा, इसका मतलब ये थ्योरी ये मानता है कि अदर प्लैनेट हैड लाइफ ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है, अर्लियर देन अर्थ, मतलब ये थ्योरी ये मानता है कि दूसरे प्लैनेट पर पहले से ही क्या है? लाइफ है। आ रहा है समझ में? और स्पोर किससे आया बेटा? स्पोर्स कम थ्रू मेट्रॉइड। मेट्रॉइड क्या? उल्का पिंड के साथ चले आए। मेट्रॉइड्स के साथ क्या आ गए? उल्का पिंड। और ये आज भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। कौन सा? थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया या कॉस्मोजोइक थ्योरी। ये आज भी हॉट टॉपिक है, थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया और थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक थ्योरी। क्लियर? अब जो होता है, जो सबसे आज के डेट में सबसे एक्सेप्टेबल जो थ्योरी है बेटा, सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है, वो 5 नंबर थ्योरी है। ये आज के डेट में सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है, ठीक है, और इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। इस थ्योरी के अनुसार क्या है? इस थ्योरी के अनुसार है, ध्यान से सुनिए, इस थ्योरी के अनुसार है, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन के अनुसार, ध्यान से, इसको देने वाले वैज्ञानिक तो 2 थे, ओपरेन और हेल्डेन। ओपरेन एंड हेल्डेन। ओपरेन एंड हेल्डेन। ओपरेन और हेल्डेन। ओपरेन रसिया के थे और ये पहले इंग्लैंड के थे। ये इंग्लैंड के थे, मगर बाद में लेटर ये कहाँ आ गए? बाद में ये इंडिया आ गए, और परमानेंट बाद में LATER ना, LATER लेटर मतलब बाद में, LATTER मतलब समझ गए ना? ठीक, लेटर। बाद में ये इंडिया में सेटल हो गए, ठीक है। तो हम कह रहे थे ओपरेन और हेल्डेन ने इस थ्योरी को दिया था। इस थ्योरी के अनुसार प्रिमिटिव अर्थ पर जो पहला लाइफ आया वो इनऑर्गेनिक से आया, और बाद में जो भी हुआ वो इवोल्यूशन हुआ। आ रहा है समझ में? देखिए, अब इनके अनुसार, ध्यान से, इनके अनुसार जो अर्थ था, इनके अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू इट, ऐसे लिख देते हैं बेटा, एज पर दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार, इनके थ्योरी के अनुसार, एज पर दिस थ्योरी, कौन सा थ्योरी? केमिकल इवोल्यूशन वाला। दिस थ्योरी, प्रिमिटिव अर्थ कंटेन प्रिमिटिव अर्थ पर, दिस थ्योरी के अनुसार प्रिमिटिव अर्थ कंटेन क्या क्या बेटा? कंटेन एटम्स ऑफ एलिमेंट, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स एंड had a very high temperature and had a
वेरी हाई टेम्परेचर। तो शुरुआती दौर में अर्थ पर जो भी एलिमेंट्स थे वो किस फॉर्म में थे? वो एलिमेंट के फॉर्म में थे। किस फॉर्म में थे? एटम के फॉर्म में। ठीक है, जो भी एलिमेंट था अर्थ पर वो किस फॉर्म में था? एटम के फॉर्म में। ठीक है, मतलब अर्थ पर जो भी एलिमेंट था वो किस फॉर्म में था बेटा? एटम के फॉर्म में। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और एक बात और, हाइड्रोजन मैक्सिमम था। क्या था बेटा? मैक्सिमम। और इसको कौन सा स्टेट कह रहे हैं? एटॉमिक स्टेट। कौन सा? एटॉमिक स्टेट। अब क्या हुआ? जैसे जैसे अर्थ स्लो डाउन हुआ, अर्थ थोड़ा सा क्या हुआ बेटा? अर्थ थोड़ा सा ठंडा हुआ, तो ये एटम आपस में, चूंकि ये बहुत ज़्यादा एटॉमिक स्टेट है, तो इनके रिएक्शन से, पहले तो सब एटम था, इनके रिएक्शन से सिंपल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ? सिंपल मॉलिक्यूल्स। सिंपल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब एक बात समझो, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा था और ऑक्सीजन कम था। ये ज़्यादा था, ये मैक्सिमम था, और ये लिस्ट था। ठीक है, ये लिस्ट था। और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। क्या है? हाइड्रोजन इज वेरी रिएक्टिव। वेरी रिएक्टिव। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और इसने सारा का सारा ऑक्सीजन खा गया, मतलब रिएक्ट कर गया। ठीक है, एंड react with O2, ये सारा का सारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर गया, O2 फॉर्म H2O। अब बताओ, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो पानी लिक्विड के फॉर्म में रहेगा कि वेपर के फॉर्म में? जाहिर सी बात है वेपर के फॉर्म में। H2O वेपर। ठीक है, H2O वेपर के फॉर्म में आ गया। अब हम एक बात यहीं बता दें कि जो पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना होगा वो क्या बना होगा? CH4। CH4 फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था ऑन प्रिमिटिव अर्थ। फर्स्ट फॉर्म्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन प्रिमिटिव अर्थ। क्लियर? ये बात याद रखिएगा। अब देखिए क्या हुआ। ये जो सिंगल मॉलिक्यूल्स बने थे, ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स बने थे, ये मॉलिक्यूल्स, ध्यान से, ये मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए। किसमें? मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में। मतलब ये मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू की आपस में रिएक्ट करके। जैसे कौन कौन कंपाउंड बने? जैसे CH4 बना। जैसे कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्शन कर गया तो क्या बन गया? CH4 बन गया। उसी तरह वाटर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर गया तो वाटर वेपर बना ना। उसके बाद क्या बना? अमोनिया नाइट्रोजन से रिएक्शन कर गया, अमोनिया बना, HCN बना। ये सब गैस बने। क्लियर? आ रहा है समझ में? अच्छा, मगर एक बात का ध्यान रहे, सारा का सारा हाइड्रोजन तो रिएक्शन कर गया था किसके साथ? ऑक्सीजन कंज्यूम हो चुका था। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रिमिटिव अर्थ में नो फ्री ऑक्सीजन। क्या बेटा? नो फ्री ऑक्सीजन। कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं था। फ्री ऑक्सीजन नहीं था तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर को बोलते हैं रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। कैसा? रिड्यूसिंग। और ये जरूरी भी था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। ये बहुत जरूरी था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। क्यों जरूरी था? इसलिए जरूरी था बेटा क्योंकि मान लो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर होता तो होता ये ना कि जो भी चीज बनता ऑक्सीजन उसको खत्म कर देता। यदि रिड्यूसिंग है तो जो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में बहुत दिनों तक पड़ा हुआ है, उसमें कोई चेंजेज नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब CH4 है तो लाखों साल तक इसी तरह CH4 के फॉर्म में रहेगा। क्लियर हो गया? अब देखिए एटमॉस्फेयर में क्या क्या बन चुका है, ध्यान से सुनिएगा। एटमॉस्फेयर में बेटा क्या क्या बन चुका है, जल्दी बताइए। एटमॉस्फेयर में, जैसे ये मेरा एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है, इसमें क्या क्या बन चुका है? हाइड्रोजन पहले से मौजूद है क्योंकि एक्सेस में था, O2 नहीं होगा। नाइट्रोजन मौजूद है,
CH4 अभी अभी बनाया। और क्या बनाया बेटा, HCN बनाया। और क्या बचा, वाटर वेपर बचा, वाटर वेपर के फॉर्म में है। अरे है कि नहीं है ना। ये सब कहाँ है बेटा, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, ये सारे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में है। और अर्थ का टेम्परेचर लगातार क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है। अर्थ टेम्परेचर डाउन कर रहा है। अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्योंकि सब चीज फैल रहा है ना, अर्थ टेम्परेचर को क्या हो रहा है, धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर। तो होगा क्या, जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर फॉर्म क्लाउड्स, ये क्लाउड्स बना लेते हैं। मतलब इसी प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में, यही जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर है, इसमें वाटर वेपर क्या बना लेंगे बेटा, क्लाउड्स। क्या बना लेंगे, क्लाउड्स। ये देखो, ये क्लाउड्स बन गए। किसके क्लाउड्स बनते जा रहे हैं, हाँ वाटर वेपर के। अब बाकी गैस है, बाकी ये सब क्लाउड्स है, ये सब क्लाउड्स है। और किसके किसके गैस, और बाकी क्या बचा, बाकी वही चीज बचा। क्या बचा, बाकी बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और क्या था, CH4। और क्या था, अमोनिया। ठीक है, ये सब चीज इसमें था। अब हुआ क्या, ध्यान से, ये जो प्रिमिटिव अर्थ, मतलब जो क्लाउड्स बने, इसमें बहुत ज्यादा बारिश होना शुरू हुआ बेटा, बहुत ज्यादा। इसको टोरेंट रेन बोलते हैं। क्लाउड्स प्रेसिपिटेट करना शुरू हुए, और प्रेसिपिटेट जब किए तो ये बनाए प्रिमिटिव ओशियन। क्या बनाए, प्रिमिटिव ओशियन। ये प्रिमिटिव ओशियन बने, प्रिमिटिव ओशियन। उसमें तो जो भी चीज क्लाउड्स में घुरा है, तो वाटर वेपर, तो वाटर लिक्विड के फॉर्म में आ गया, वाटर लिक्विड के फॉर्म में आ गया। हाइड्रोजन आ गया, CH4 आ गया। ठीक है, CH4 आ गया, अमोनिया आ गया, ये सब पानी में आ गया। नहीं आ गया समझ में, पानी में आ गया। नाइट्रोजन आ गया, ये सब पानी में आ गया। और इसको हेल्डेन ने, प्रिमिटिव ओशियन को हेल्डेन साहब ने, हेल्डेन ने इसको हॉट डाइल्यूट सूप कहा था। हॉट डाइल्यूट सूप, क्योंकि इसमें पानी भी है और बहुत चीज मिला हुआ भी है। अच्छा बेटा, यहां पर चूंकि अर्थ उस समय आग का गोला था, तो यहां वॉल्केनिक इरप्शन भी हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा बेटा, वॉल्केनिक इरप्शन भी हो रहा होगा, वॉल्केनिक इरप्शन भी हो रहा होगा, वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनो फट रहे होंगे, इरप्शन। और यही सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी किसका, इन मॉलिक्यूल को रिएक्शन करने का। EN, सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब देखिए, सिर्फ यही नहीं, इस समय बेटा ध्यान से देखना, इस समय बहुत ज्यादा क्या हो रहा होगा, एटमॉस्फेयर का लाइटनिंग भी हो रहा होगा। ये देखो, ये एटमॉस्फेयर का लाइटनिंग है, ये लाइटनिंग है एटमॉस्फेयर का, दिखाई दे रहा है, ये हमने दिखा दिया एटमॉस्फेयर का लाइटनिंग, एटमॉस्फेयर का लाइटनिंग। तो लाइटनिंग ये थोड़ा कम हो गया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम दिखा देते हैं इस कलर से। ये क्या है बेटा, ये लाइटनिंग है, इसको आप लाइटनिंग मानो। ठीक है, इसी समय इसी हॉट डाइल्यूट सिल्क पर क्या पड़ रहा होगा, यूवी रे भी तो आके पड़ रहा होगा। कौन सा रे पड़ रहा होगा, यूवी रे। तो यूवी रे, लाइटनिंग, वॉल्केनिक इरप्शन, ये सब इसमें होके इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जिस वजह से ये सारे कंपाउंड आपस में एक या कुछ बहुत दिनों में आपस में रिएक्ट कर गए। चूंकि इसमें एटमॉस्फेयर में कोई ऑक्सीजन नहीं था, बहुत सारा चांस था कि आपस में टकराएं और क्या करें, रिएक्शन करें। और ये रिएक्शन कर गए आपस में, और सिंपल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किए। किसका फॉर्मेशन किए बाबू, सिंपल मॉलिक्यूल्स का। देखो इसमें कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स बने, जैसे न्यूक्लिक एसिड बना। क्या बना, न्यूक्लिक एसिड। और भी चीज बना, क्या बना, प्रोटीन, छोटे छोटे प्रोटीन बने। और क्या बना, कुछ एमिनो एसिड बने। क्या बने, एमिनो एसिड बने। और क्या बना,
लिपिड बना, क्या बना, लिपिड्स बना, और क्या बना, पॉलीसेक्राइड बना, पॉली और क्या बना बेटा, पॉलीसेक्राइड्स बने, बहुत सारे पॉलीसेक्राइड्स बने, सिंपल शुगर बने, क्या बने, सिंपल शुगर बने। ठीक है, तो ये सारा बनता चला गया किस में, वही हॉट डाइल्यूट सूप में, पानी में ही। ठीक है, और यही आगे चल के प्रीबायोटिक सूप, ठीक है, इनमें और रिएक्शन हुआ ये प्रीबायोटिक सूप में, और यही बनाए कॉम्प्लेक्स जो नेसेसरी है फर्स्ट सेल फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या बनाया, यही जो थे इन्होंने ही क्या बनाया बेटा, इन्होंने बनाया, इनमें रिएक्शन हुआ, रिएक्शन टूक प्लेस इन प्रीबायोटिक सूप, and all the compound necessary for origin of first cell were formed, and all compounds necessary for formation of first cell were formed। आ गया समझ में, क्लियर। तो यहां तक हमने कर दिया बेटा, अब अगले लेक्चर में इससे आगे बातें करेंगे। ठीक है, इवोल्यूशन हमने शुरू कर दिया, इसके आगे आपका कल हम बातें करेंगे। ठीक है, थैंक यू।